नमस्कार, फिनिक्स न्यूज पर आपका स्वागत है। बहुचर्चित केस है अखिल अख्तर की आकस्मिक मौत का। इस केस के बारे में हम विश्लेषण करेंगे, क्या हुआ था और क्या आगे संभावना है होने की इस केस में। क्रमवार अगर देखें तो 16 तारीख को अखिल अख्तर की मौत हुई शाम के समय। 17 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ। उसी दिन बॉडी को पैतृक गांव जाकर के सुपुर्द खाक किया गया और एक व्यक्ति प्रकट होता है जो अपने आप को जो शमसुद्दीन चौधरी के नाम से है, वो अचानक प्रकट होते हैं और जाकर के कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि साहब मैं इस परिवार का पड़ोसी हूँ और ये जो मौत हुई है वो कोई नेचुरल मौत नहीं है पर एक तरह से एक षड्यंत्र है, संदेहास्पद है। और उसके सपोर्ट में वो एक वीडियो देता है जो अखिल अख्तर के द्वारा गत 27 अगस्त को रिलीज किया गया था। हालांकि वो वीडियो 2 घंटे में डिलीट कर दिया गया था, पर शायद बहुत सारे लोगों ने उसको डाउनलोड कर लिया था। उसी को संदर्भ बनाते हुए वो बोलता है कि ये वीडियो है जिसमें अखिल अख्तर बोलते हैं कि उसे अपने परिवार से खतरा है और उनके पिता का उनकी पत्नी से यानी कि अखिल अख्तर की पत्नी से अनैतिक संबंध है और इसीलिए उनके पिता मुझे या तो किसी गलत केस में फंसा देंगे या फिर मुझे मरवा देंगे या जो भी है, ऐसे कुछ वो अपनी जान को खतरा बताता है। ये वीडियो शमसुद्दीन चौधरी देते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कुछ डायरी भी है जिसमें वो लिखा था कि कौन कौन क्या क्या है, कैसे मेरी मौत हो सकती है। तो इसके पश्चात वो पुलिस में कंप्लेंट भी देता है, लिखित कंप्लेंट देता है कि इसकी पुलिस को जब इस केस में नामित लोगों का पता लगता है जिनके ऊपर उन्होंने अक्यूज किया है शमसुद्दीन चौधरी ने, तो पुलिस तुरंत ही हरकत में आ जाती है क्योंकि आरोपित व्यक्ति जितने भी थे वो कोई आम नहीं, बहुत ही ऊंचे और हाई प्रोफाइल के लोग थे। और आरोपित व्यक्तियों में नंबर 1 मोहम्मद मुस्तफ़ा, जो पूर्व डीजीपी पंजाब पुलिस, जो 2021 में रिटायर हुए। उसके बाद में उसके साथ में उनकी पत्नी रजिया सुल्तान, जो 2017 और 22 के बीच जो सरकार थी पंजाब में उसमें कैबिनेट मिनिस्टर थी। मृतक अखिल अख्तर पेशे से वकील, हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था। इसलिए पुलिस ने इसमें बिना देर किए एक FIR 20 अक्टूबर को रजिस्टर कर ली, जिसमें 4 अभियुक्त बनाए गए। मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनकी पत्नी रजिया सुल्तान, मृतक की पत्नी और मृतक की बहन। इनके ऊपर धारा 103(1) और 61 BNS की लगाई गई है, जो कि डेथ और क्रिमिनल कंस्पिरेसी के रिलेटेड है और जिनकी सजा उम्र कैद से लेकर के डेथ पेनल्टी तक हो सकती है। इसी बीच मुस्तफ़ा का बयान भी आता है, मिस्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा का बयान भी आता है कि जिसने FIR की है शमसुद्दीन चौधरी, उसका हमारा कोई संबंध नहीं है। वो क्यों FIR की है हमें पता नहीं है, हो सकता है राजनीतिक षड्यंत्र हो। फिर भी अगर FIR की है तो ठीक है, स्वागत है, पुलिस अपना काम करेगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। उन्हें भी खुशी होगी कि वो इस ब्लेम से बाहर आ जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका पुत्र गत 18 वर्ष से ड्रग एडिक्ट था और मनोरोग सिजोफ्रेनिया से पीड़ित था। हरियाणा पुलिस ने SIT का गठन किया जिसका नेतृत्व असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री विक्रम मेहरा करेंगे और उनके साथ में अन्य जो मेंबर होंगे वो इंस्पेक्टर श्री पृथ्वी सिंह, सब इंस्पेक्टर सुश्री पूजा, सब इंस्पेक्टर श्री प्रकाश और साइबर एक्सपर्ट सब इंस्पेक्टर R रामास्वामी रहेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि ये केस आगे क्या मोड़ लेगा, ये पुलिस की जांच से ही पता लगेगा। पर कानून की दृष्टि से कुछ पॉइंट मुख्य हैं जो हम सोच रहे हैं कि एक्सप्लेन किया जाए। सबसे पहले जरूरी है कि शमसुद्दीन इस केस में अचानक आ जाना, एक ये मानवीय दृष्टिकोण है या फिर किसी की सहायता करने की इच्छा है या कोई षड्यंत्र है या सिचुएशन का जायज और नाजायज फायदा उठाना चाहता है, ये सब जो है कुछ प्रश्न है जो निकल करके आते हैं। और क्योंकि मानवीय दृष्टि से इस प्रकार आना, वो भी इतने उच्च पदस्थ लोगों के खिलाफ, ये और गंभीर आरोप लगाना जरा संदेह पैदा करता है और षड्यंत्र की तरफ इशारा हो सकता है। पर ये तो जांच का विषय है कि उसने क्यों और उसका इंटेंशन क्या था, और शायद इसीलिए हरियाणा पुलिस ने इस ओर जांच शुरू की है। 21 अक्टूबर को शमसुद्दीन को करीब 6 घंटे तक पूछताछ की है सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने। तो
मुझे हमें लगता है कि ये इस तरफ से उनको एक मोटिव जानने का एक उसके डायरेक्शन में एक अच्छा कदम है। साथ ही एक और दूसरी बात ये है कि जो मुस्तफा ने कहा है कि उनका जो लड़का था, बच्चा था, वो सिजोफ्रेनिया से ग्रसित था, ड्रग एडिक्ट था, इसलिए उसने वीडियो ड्रग एडिक्शन में बना दी या सिजोफ्रेनिया के प्रभाव में बना दी। तो ये भी हो सकता है, सही है, क्योंकि सिजोफ्रेनिया एक सिजोरी है जिसमें व्यक्ति जो इस रोग से जो ग्रसित होता है अपने आसपास के लोगों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ ले। उसको भ्रम हो जाता है कि ये जो आसपास उनके जो है वो सारे के सारे उसे मारने के लिए तैयार है, जिसमें उसके पिता हो सकते हैं, माता हो सकती है, बहन हो सकता है, भाई हो सकता है, पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये तो सच्चाई है कि सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मनोरोग है जिसमें आदमी ऐसा करता है। और साथ में एक और बात बताइए, सिजोफ्रेनिया में आदमी सुपर इंटेलेक्चुअल बनता है, उसका माइंड बहुत शार्प हो जाता है, पर माइंड शार्प इसी और ज्यादा काम करता है। तो हो सकता है कि जो ये वीडियो 27 अगस्त की जो वीडियो है इसके अखिल की, वो उसी के प्रभाव में डाली। पर जहां तक कानून की बात है, चाहे शमसुद्दीन चौधरी ने षड्यंत्र पूर्वक या षड्यंत्र के या किसी को सबक सिखाने के लिए या दुश्मनी के कारण या कुछ पुराना हिसाब पूरा करने के लिए सिचुएशन को अपने साथ में लेकर के उसका फायदा उठाना चाह रहा हो, चाहे वो सिजोफ्रेनिया के प्रभाव में एक वीडियो बनाया गया हो मृतक द्वारा, इन दोनों से जहां तक कानून का सवाल, दोनों से कोई फर्क नहीं, क्योंकि कानून ये नहीं देखता कि जो उनके पास जो सूचना आई है वो क्यों आई है, कैसे आई, किस संदर्भ में आई है। वो ये देखता है कि जो सूचना आई है वो सही है या वो कानून की दृष्टि से साक्ष्य उसके है या नहीं। तो इस केस में भी जो होने वाला है, तो संभवतः होने वाला है, वो पुलिस मृतक की बीमारी का इन्वेस्टिगेशन करेगी, जरूर करेगी। पुलिस शायद ये भी एंगल सोचेगी कि शमसुद्दीन चौधरी ने कंप्लेंट की, उसका क्या लोकस स्टैंडी था इसमें, ये सारा का सारा देखेगी। पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज पुलिस सबसे पहले ये देखेगी कि क्या अखिल अख्तर ऐसी मनोरोग से पीड़ित था और वो उसकी डिग्री इतनी ज्यादा थी कि वो ऐसे वीडियो बना सके। हालांकि ये भी है कि उस वीडियो के बाद में भी एक अक्टूबर में 8 अक्टूबर को भी एक दूसरा वीडियो आया था उसी अखिल अख्तर का, जिसमें उसने कहा था कि जो मैंने पहले बनाया था वीडियो बिल्कुल गलत था, मैं थोड़ा नशे में था, या मतलब जो भी ऐसा था, और उसको मेरा परिवार तो बहुत अच्छा है, मैं तो परिवार की बहुत ही केयरिंग है, सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो ये दोनों विरोधाभास वीडियो जो भी है उसकी तो डेफिनेटली पुलिस जांच करेगी। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, क्या वो मनोरोग से इतना पीड़ित था कि इस हद तक पीड़ित था कि वो ऐसे वीडियो या ऐसा कुछ हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ चुकी है, पर विसरा रिपोर्ट और लैब रिपोर्ट आनी बाकी है, जिससे कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि डेथ कैसे हुई। तो पुलिस डेफिनेटली इसको प्रायोरिटी पे ले रही है। उन्होंने सैंपल जो है करनाल और सोनीपत जो इनकी एजेंसीज रहती है वहाँ भेजे होंगे, और वहाँ से जब भी इनका जो रिजल्ट आएगा उससे पता लग जाएगा कि भाई क्या है इसमें सच्चाई, कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट और कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ डेथ की डेथ हुई कैसे, ये सबसे पहला है। उसके बाद में क्या उस अखिल अख्तर की जो दिमागी हालत इतनी थी कि वो ऐसे वीडियो या डायरी जो भी है वो लिख सके, वो किया है नहीं किया। साथ में सर्कमस्टांसेस एविडेंसेस, जो मतलब उनके जो घर में जितने लोग रहते हैं उससे आगे क्या हुआ था, कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, इमीडिएटली क्या हुआ, आगे क्या है, ये सारी इंक्वायरी भी शायद पुलिस इस बात में करेगी। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इसमें एक लगाया गया है कि उसके पिताजी का, अखिल अख्तर की पिता जो मोहम्मद मुस्तफा जी है, उनका अनैतिक संबंध उनकी पत्नी से था। इस और पुलिस जांच करेगी या नहीं करेगी या कैसे होगा, ये डिपेंड करेगा। अगर कुछ और ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो हो सकता है वो जांच करें, हो सकता है डीएनए टेस्ट भी करवाया जाए, ये सारा हो सकता है। ये है तो अंत में हम तो यही कह सकते हैं कि दो चीजें जो पोस्टमार्टम, विसरा और लैब रिपोर्ट आएगी, उससे पता लगेगा कि डेथ का कारण क्या है। साथ ही क्या अखिल अख्तर की मनोदशा ऐसी थी कि वो ऐसा वीडियो बना सकते थे। ये जो 2 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे बहुत कुछ डिसाइड होगा। और हमारी संवेदना उस परिवार के साथ में जिन्होंने अपना बेटा खोया है, ये सबसे बड़ा दुख है। और साथ में ये भी है कि संकट इससे भी अधिक इस परिवार पे आने वाला है, क्योंकि एक बार जब एफआईआर दर्ज हो जाती है, वो भी मर्डर के केस में, क्रिमिनल कंस्पिरेसी के केस में, इसमें जब जो जांच आगे चलती है बहुत सारी तकलीफें आती है। इवन एन आयोटा ऑफ डाउट पुलिस को अगर हो जाता है, हो सकता है सही हो गलत हो, पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इस केस में क्योंकि सजा जो है उम्र कैद और डेथ पेनल्टी तक है, तो एक बार अगर अरेस्ट हो गए तो मुझे नहीं लगता, मेरा लीगल एक्सपीरियंस की, इनको जमानत मिलना बहुत आसान रहेगा। हम
आशा ही कर सकते हैं कि इसमें सच्चाई की जीत हो, और अगर किसी ने गलत किया तो उसको सजा मिले, और किसी ने गलत नहीं किया तो बेदाग। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। देखते रहिए फिनिक्स न्यूज़। धन्यवाद।